गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चा पार्टी कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स से, जो कि है आपका न्यूक्लियाई। ठीक है, याद रखना, साथ बने रहना, कोशिश पूरी रहेगी 1 घंटे में पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए आपका। ठीक है, दिमाग खुला रखना, जो भी मैं बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना। अगर चाहो तो नोट्स बनाते जाना, और ठीक है, और अगर शॉर्ट नोट्स की जरूरत हो तो कमेंट कर देना, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें न्यूक्लियाई होता क्या है, क्योंकि लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, और हमने तरह तरह की बातें की थी। थॉमसन कुछ बोल रहे हैं, रदरफोर्ड कुछ बोल रहे हैं, है ना, बोहर कुछ बोल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये पता किसके थ्रू चला था कि जो एटम है वो बीच में सॉलिड होता है और वो पूरा का पूरा खाली होता है। ये बताया मैं रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो एटम है, कैसे पता चला था हमें? अगर आपको याद हो, गोल्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। गोल्ड फॉइल को बहुत पतला बना के और उस पर फेंक के मारे थे क्या? अल्फा पार्टिकल। तो कुछ अल्फा पार्टिकल इधर उधर डिविएट हो गए, ज्यादातर सीधे निकल गए, और 10,000 8,000 में से एक आध पार्टिकल वापस आ गया। तो हमें ये पता चला कि पूरा का पूरा जो एटम, जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, वो कैसा है? लगभग खाली है। और ज्यादातर मास उसका पूरा, जो न्यूक्लियस का पूरा मास है और पॉजिटिव चार्ज है, वो कहाँ है? वो आपका न्यूक्लियस में बैठा हुआ है इधर। ठीक है, तो इधर पे क्या है? इधर पे है आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं अपना निगेटिव चार्ज लेके। ठीक, तो ये हमें रदरफोर्ड ने बताया। तो ये जो पार्टिकल है न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसने बताया? रदरफोर्ड ने। और क्या बताया? और उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज वो पूरा का पूरा कहाँ है? न्यूक्लियस में ही है। तो इसका मतलब पॉजिटिव हमने कैसे माना है? प्रोटॉन को। तो हमें ये पता चल गया कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने। खैर, एक एक्सपेरिमेंट और भी किया उन्होंने। ठीक है, वो कैसे किया उसकी चर्चा कर लेते हैं कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को कैसे फाइंड आउट किया। ठीक, तो इधर हम देखें, सबसे पहले रदरफोर्ड ने लिया आपका एक नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन कितना होता है? 714। और इसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल फेंक के मार दिए। ठीक है, तो जैसे ही 2He4, आपको पता है अल्फा पार्टिकल को हम इस तरह से लिखते हैं, हीलियम पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन को भगा दो तो क्या बनता है? अल्फा पार्टिकल। तो यहां पे आपको उन्हें मिला ऑक्सीजन। क्या मिला बेटा? ऑक्सीजन। 817 प्लस 1H1। तो ये जो है ये आपका प्रोटॉन है। क्या है ये? प्रोटॉन। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने सबसे पहले तो ये बताया कि पूरा के पूरा एटम का सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी होता है। इसका मतलब प्रोटॉन सारे के सारे उधर ही हैं। ठीक है, फिर इस इक्वेशन के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। जैसे ही नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल फेंके, बॉम्बेट किए, तो वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में, और एक और पार्टिकल बना जो कि आपका प्रोटॉन कहलाया। ठीक है, इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जो है आपके चैडविक। ठीक है, चैडविक ने क्या बताया? चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया, जो प्रोटॉन के साथ इधर बैठा हुआ है अंदर, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। अब न्यूट्रॉन के बारे में कैसे बताया उन्होंने? उन्होंने लिया बेरिलियम। बेरिलियम। ठीक है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 4 होता है, एटॉमिक मास इसका 9 है। ठीक है, अब अगर हम इसमें 2He4 से हमने क्या किया? बॉम्बेट करा दिए इसके ऊपर, तो हमें मिला कार्बन 6। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है, और 13 भी होता है कार्बन, है ना, आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। और यहां पे मिला 0 and 1 नाइट्रो, वो न्यूट्रॉन। ये आपका क्या मिल गया? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में हमें बताया चैडविक ने, और प्रोटॉन के बारे में बताया रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस के बारे में भी रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस सॉलिड होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन अराउंड घूम रहे होंगे, ज्यादातर पार्ट खाली होगा, किसने बताया? रदरफोर्ड ने। तो इस तरह से हमें न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली। तो अगर हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें बेटा, उस पर चर्चा कर लेते हैं।
एक मिनट मैं सेव कर देता हूं इसे आप सबके लिए, तो बेहतर रहेगा। ये सेव कर दिया वैसे, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे मिलके बना है, कुछ छूटा तो नहीं है? हाँ, ओके। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की कंपोजिशन के अगर बारे में हम बात करें तो कैसे, किससे मिलके बना हुआ है? न्यूक्लियस जो बना हुआ है वो आपका किससे मिलके बना है? वो आपका न्यूक्लियस बना है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पे, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले उसमें कर चुके हैं स्लाइड में, ठीक है। तो जितना भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा सबका सब न्यूक्लियस में रहेगा और इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग गोल गोल घूम रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें, हमें साइज की बात करनी है कि न्यूक्लियस का साइज कितना हो सकता है या उसकी रेडियस कितनी होगी, इस पे आते हैं हम, ठीक है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, बेसिकली न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो होता है फर्मी रेंज में। फर्मी समझते हो? फर्मी का मतलब होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। वन फर्मी इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -15 मीटर। आप समझ रहे हो कितना छोटा है? 10 टू द पावर -15, है ना। तो जो न्यूक्लियस है उसका जो साइज है वो आपका किस रेंज में है? न्यूक्लियस का साइज है आपका फर्मी रेंज में। बट है क्या पता है, एक चीज है, जैसे x, ये आप एटॉमिक मास लिखते हो, ये आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। बट साइज को एटॉमिक नंबर में एक रिलेशन है कि हम किसी भी, जैसे न्यूक्लियस का अगर हमें बताना है कि रेडियस कितनी होगी, तो उसकी रेडियस में और एटॉमिक नंबर में हमने एक रिलेशन फाइंड आउट की हुई है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की जो रेंज होती है या इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? फर्मी रेंज में। फर्मी, और इसका मतलब ये है, फर्मी का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -15 मीटर, इतना छोटा होता है एक न्यूक्लियस, ठीक है। अगर इसकी रेडियस की बात करें और एटॉमिक नंबर की बात करें, उनमें रिलेशन देखें तो R इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, या फिर इसे लिख सकते हैं 1.2 फर्मी, फेम्टो भी बोलते हैं कभी कभी इसे। तो इसका साइज देख रहे हो आप कितना छोटा है ना। तो ये इक्वेशन, एक्चुअली में ये फॉर्मूला याद रखना बेटा आप लोग, ये फॉर्मूला याद रखना न्यूक्लियस की रेडियस और एटॉमिक मास के टर्म में, ठीक है। कोई समस्या इसमें? चलो भैया, तो अगर हम इसे सेव करके आगे बढ़ जाएं, जो है आपका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बेसिकली अगर हमें निकालना है, एटॉमिक मास यूनिट की चर्चा करना चाह रहे हैं हम, इसकी चर्चा करना चाह रहे हैं इधर, AMU, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। खैर मुझे इससे नहीं लिखना चाहिए वरना पाप लगेगा, दिखेगा कम ये कलर, इसलिए एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। अब एएमयू देखो होता क्या है यार, ये जो है ना न्यूक्लियस हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, है ना, न्यूट्रॉन हो गया, ये सब बहुत छोटे हैं। अब इनके मास आप केजी में कन्वर्ट थोड़ी करने जाओगे भैया। आप सुनार के पास जाओगे, ये थोड़ी ना बोलोगे भैया 1 कुंटल सोना दे दो, अब कुंटल में करोगे तो वो तो 0.0000 पता नहीं कहां पहुंच जाए। तो इसलिए हम ग्राम में खरीदते हैं। आलू केजी में खरीदेंगे, क्विंटल में नहीं। घर के लिए लेने जा रहे हो आप, हाँ फैक्ट्री के लेने जा रहे हो तो क्विंटल में आपको ज्यादा चाहिए। ऐसे ही जब ये छोटे छोटे मास जैसे न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एटम का मास हो गया, इन सबको हम लिखते हैं किसमें? एएमयू में। इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब एक एएमयू होता कितना है इस पे चर्चा करते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू, मतलब पता है, मास ऑफ वन एटम
ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाय 12, ये होता है एक एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। अब इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो केजी में कितनी होगी इसकी वैल्यू, केजी में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.66 और 1.66056, ऐसी कुछ वैल्यू होती है केजी में इसकी। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या होती है वैल्यू 27 केजी, ये वैल्यू होती है इसकी 1 AMU। ठीक है, बाकी इसके अगर कहीं भी मास की जरूरत पड़ेगी, जैसे इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के मास की जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1 AMU इज इक्वल टू कितना, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, या फिर अगर याद करना चाहें केजी में तो 1.66056, वो 656 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, 1.66056 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, रट लो, याद रखो, और इसे लेकिन भूलना मत। एक एएमयू तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक एएमयू के मास लॉस होने पे जितनी एनर्जी जनरेट होती है वो 931 होती है, जो आपको याद रखना पड़ेगा बाद में। ठीक है, चलो एएमयू समझ में आ गया। ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये बहुत छोटे से मास है, तो उन्हें मेजर करने के लिए हम इस यूनिट का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि अगर आप एक उसे लिख रहे हैं, एलिमेंट को लिखा आपने, तो यहां पे आप लिखते हैं Z और यहां आप लिखते हैं A। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसे बोलते हैं आप एटॉमिक मास। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि कार्बन ही है, कार्बन मान लो, कार्बन 12 मतलब एटॉमिक मास उसका कितना है 12, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहेंगे लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होगा। तो इधर अगर हम देखें, जैसे कि वो एलिमेंट जिनके, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम आइसोटोप्स की, इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो आपका सेम होगा, और एटॉमिक मास जो है वो आपका, ये मास नंबर भी इसे हम बोलते हैं, ये आपका डिफरेंट होगा। तो वो सारे सब्सटेंस, वो सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उन्हें हम आइसोटोप्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं, जैसे कार्बन 12 की बात करते हैं हम, ठीक है, कार्बन 13 की बात करते हैं और कार्बन 14 की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें और भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए देख लें, 1H1 होता है, 1H2 होता है और 1H3 होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब, एटॉमिक नंबर डिनोट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, तो जब उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गए तो न्यूक्लियस में अब ऐसा क्या डिफरेंट हो जाएगा कि एटॉमिक मास अलग हो गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास अलग अलग होता है। आइसोबार्स की बात करें अगर हम बेटा, आइसोबार्स, ठीक है, आइसोबार्स वो होते हैं जिनमें ए की वैल्यू, ए मतलब एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। तो ये आइसोबार में अगर हम देखें तो आइसोबार में हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक नंबर
डिफरेंट, ठीक है, बट एटॉमिक या मास नंबर वो आपका होगा सेम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, हमने कार्बन 14 की बात की, ठीक है, और नाइट्रोजन 14 भी होता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये 6 है और ये 7 है, बट ए की वैल्यू, जेड की वैल्यू अलग अलग है और ए की वैल्यू सेम है, तो इन्हें हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। आइसोटोन्स, ठीक है, तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हो, सेम हो। इसका एक एग्जाम्पल चाहिए मुझे, मैं बस, चलो देख लेंगे, मिल जाएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं, ऐसे ही लिख लेंगे। तो अगर हम देखें एटॉमिक सेम हो या डिफरेंट हो हमें उससे मतलब नहीं है, बट इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी सेम, मतलब a माइनस जेड आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात आ गई क्या समझ में? जैसे कार्बन 13, ठीक है, और ऑक्सीजन ले सकते हैं हम, ऑक्सीजन कौन सा वाला, 17 वाला, तो 9 डिफरेंस आएगा। ऐसे ही आपका ये भी अगर आप देखें, नहीं इधर 8 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक, चलो लिख लिया ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो आइसोटोन्स वो हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में कैसे हो, सेम हो, ठीक, ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, जो है आपका रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन होता है, खैर अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते हैं, ये जब एकदम से निकलने लग जाएं या अनसर्टेनिटी हो उसमें, मतलब कौन कब निकल रहा है ये भी होता है, तो निकलने लग जाएं तो इसे हम बोलते हैं डिके। क्या बोलते हैं इसे? डिके। क्लियर बात? ओके ओके, तो क्या बोलेंगे बेटा उसे? डिके। जैसे कि एक सब्सटेंस रखा हुआ है ये, अब ये रखे रखे क्या हो, इससे अल्फा, बीटा या फिर गामा रेडिएशन निकलने लग जाए, तो इसे हम बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी। इसे इनस्टेबिलिटी भी बोलते हैं, बेसिकली इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर या न्यूक्लियस बोलते हैं, इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी बोल देते हैं रेडियो एक्टिविटी को। तो स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ये सबसे पहले किसने बताई? एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे वैक्यूरेल, आपने मे भी नाम सुना होगा। तो वैक्यूरेल ने डिस्कवर किया था सबसे पहले। ये ज्यादातर चीजें फिजिक्स में अगर देखें तो बाई एक्सीडेंट हुई हैं। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बगल में नेगेटिव रखा हुआ था, नेगेटिव इन द सेंस जिसमें आप एक्सरे प्रिंट करते हैं, रखा हुआ था, और वो जब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने देखा उसमें कुछ बन गया, छप गया आसपास जो भी रखा हुआ था, तो अरे ये चेंजेस कैसे आ गए, ये केमिकल चेंजेस किसी ना किसी वजह से हुए होंगे। फिर उन्हें पता चला कि वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उससे कुछ अननोन रेज निकली, वो तो बाद में पता चला कि रेडिएशन डिके हुआ है या से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकला है, ये बाद में पता चला, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया जो वैक्यूरेल थे, और उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व भी की, उन्होंने ये देखा कि जितने भी एलिमेंट जो हम देख रहे हैं जिनके एटॉमिक मास ग्रेटर देन 180 डिग्री है, इवन एक ग्राफ भी अगर आपने देखा होगा तो इस तरह से आपको कुछ ग्राफ मिलेगा स्टेबिलिटी का, ठीक है।
तो उस पर भी हम न्यूक्लियस स्टेबिलिटी का ग्राफ है ये, सबसे ऊपर इसमें एफ ही होता है। तो पहले जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं हाइड्रोजन हीलियम, इनकी इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, इसकी सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद जैसे ही एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा तो इंस्टेबिलिटी भी इनकी बढ़ती जाती है या स्टेबिलिटी घटती जाती है। तो बैक्यूरेल ने ये ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर जो एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास 180 से ज़्यादा है, वो जब रखे रहते हैं तो उनसे अल्फा बीटा और गामा डिके होने लगता है, और इस फिनोमेना को बोला गया रेडियो एक्टिविटी। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा फ्रॉम अ मटेरियल इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं रेडियो एक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट लॉ। जब अल्फा निकले या बीटा निकले, मैं हर बार पता है ऐसे क्या ढूंढने लगता हूँ मिटाने के लिए, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने की आदत है ना, तो मैं भूल जाता हूँ। चलिए, तो अभी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मैनेज करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमें बात करनी है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी हमें चर्चा कर, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल, सैंपल एग्जाम्पल्स, रेडियो एक्टिविटी यूनिट। यार इसकी चलो चर्चा कर लेते हैं। मुझे क्या है, कुछ टॉपिक छूटा ही गया बीच में, एक मास एनर्जी इक्वेशन और मास डिफेक्ट, मास एनर्जी इक्वेशन, मास डिफेक्ट रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में है, बट मैं इधर ही पढ़ा देता हूँ आपको, डोंट वरी। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। सब कुछ एकदम सही है, मैं आपको इधर ही पढ़ा देता हूँ। वो हेडिंग में ऐड करना भूल गया हूँ, तो मैं आपको इधर ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी में अगर हम देखें, एक रेडियो एक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट लॉ है। कहने का मतलब यह है कि ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर कोई भी मटेरियल रखा हुआ है, ये अगर कोई भी मटेरियल रखा हुआ है और इस मटेरियल से अल्फा या बीटा या गामा रेडिएशन अगर निकलेगा, तो अल्फा जब जाएगा तो 2 प्रोटॉन लेके जाएगा, बीटा 2 तरह के, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। तो जब बीटा निकलेगा तो ये भी उसके जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें चेंज कर देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जब अल्फा निकले या बीटा निकले या गामा निकले, तो न्यूक्लियस जो है वो किस न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है या और उस पर किस तरह से फर्क पड़ेगा, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ लिख लेना, इधर हेडिंग है नहीं मेरे पास, अभी मैं ऐड करना भूल गया हूं। रेडियो एक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ, एक्चुअली है क्या कि बोर्ड से ना नई एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक कट कर दिए गए हैं। इवन ये टॉपिक ही पूरा रेडियो एक्टिविटी अलग कर दिया गया, हाफ लाइफ या वो बहुत सारे फॉर्मूले थे, है ना, एक्टिविटी थी, वो सब अलग कर दी गई हैं। तो इस चक्कर में शायद छूट गया होगा, बट हम लोग देख लेते हैं। देखो, जब भी अल्फा डिके होगा, अल्फा डिके, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, अल्फा डिके की, मतलब जब अल्फा पार्टिकल निकले, जैसे एक पार्टिकल लिया मैंने जेड ए और ये वाई में कन्वर्ट हो गया, तो जब अल्फा निकलेगा तो अल्फा क्या लेके जाएगा, 2He4, क्या लेके जाएगा, 2 इधर से लेके जाएगा और 4 इधर से, तो यहां 2 इसमें कमी हो जाएगी और 4 से ये घट जाएगा, मतलब एक नया ही एलिमेंट बन जाएगा, एक नया एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर इससे 2 कम होगा और एटॉमिक मास इससे 4 कम होगा। इस तरह से अल्फा डिके, इसके साथ साथ और क्या निकलता है, और एनर्जी निकलती है बेटा, ठीक है। तो ये अल्फा डिके के लिए है। जब अल्फा निकलेगा तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी और मास नंबर में 4 की कमी, या एटॉमिक मास में 4 की कमी आएगी, ठीक है। बीटा डिके देखते हैं। अब बीटा डिके अगर हम देखें तो बीटा डिके बेटा हमें 2 तरह से देखना है।
कि पॉजिटिव बीटा निकला है या नेगेटिव बीटा। ठीक है, तो ये कब कैसे निकलते हैं इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। अभी थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेते हैं। तो जब बीटा डिके होगा तो हमें ये देखना होगा कि न्यूट्रॉन बन रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव बीटा डिके बोले अगर हम उसे, तो ये क्या करेगा, एक ऐड कर जाएगा इसमें। ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर आपका उतना ही रहेगा जब बीटा डिके होगा, और ये प्लस माइनस बीटा जीरो, और इसके साथ साथ क्या, एनर्जी, एनर्जी निकलेगी। हिसाब क्लियर है? देख लो जल्दी से क्या होगा, बीटा डिके में जेड में एक ऐड हो जाएगा और ए ऐसा की ऐसा, मतलब एटॉमिक नंबर में एक बढ़ जाएगा और मास नंबर उतना ही रहेगा। लेकिन एक तरह और होता है, इस सिनेरियो में पता है क्या हुआ होगा, इस सिनेरियो में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, एक इक्वेशन और होती है। यहाँ पे हुआ क्या होगा, मैं इसके अंदर की चर्चा कर रहा हूं, अंदर की बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जो एक न्यूट्रॉन होगा ना 0n1, ये कन्वर्ट हुआ होगा 1h1 में, और एक एंटी न्यूट्रिनो निकला होगा। क्या निकला होगा, एक एंटी न्यूट्रिनो। ये जब इसमें कन्वर्ट होता है तो इसके साथ साथ एक पार्टिकल निकलता है। ये आपका थोड़ा सा खिसकाने का सीन है क्या इसमें, नहीं है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, और उसे हम फिर से लिख देता हूं, 0n1 कन्वर्ट हुआ किसमें, 1h1 में, और प्लस माइनस 1 बीटा 0 प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो, ये हुआ है इसके अंदर, और एनर्जी भी चेंज हुआ होगा, एनर्जी निकली होगी। इसे हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसे क्या बोलते हैं, ये जो है इसे हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो लेकिन अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ हो, मतलब यह है कि अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो बने, 1h1 कन्वर्ट हुआ किसमें, 0n1 में, और यहां पे बीटा पॉजिटिव 1 0 और प्लस न्यूट्रिनो निकलेगा। तो बड़ा जगह कम हो रहा है, तो प्लस न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे एक न्यूट्रिनो निकला। तो ये है आपका एंटी न्यूट्रिनो और ये है न्यूट्रिनो। ठीक है, तो एनर्जी भी निकलती है खैर इसमें। तो जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो उस सिचुएशन में, सिनेरियो में इक्वेशन क्या होगी, एक्स जेड ए जो है यहां पे y बनाएगा तो z -1 ए रहेगा, और +1 बीटा 0 प्लस एनर्जी रहेगी। तो ये सिनेरियो बनेगा। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा तो ये इक्वेशन बनेगी, z में एक ऐड होगा, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा इस ड्यूरिंग रिएक्शन, तो z में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के आपके हो सकते हैं बीटा पार्टिकल। नेगेटिव वाला निकल रहा है तो पॉजिटिव देके जा रहा होगा, और पॉजिटिव वाला निकल रहा है तो अपना पॉजिटिव लेके चला गया। ठीक है, तो एक कम हो गया उधर। तो इस तरह से इसे समझा जा सकता है। और गामा रे, अब अगर हम गामा रे की चर्चा करें, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसे सेव कर देता हूं, और गामा रे की चर्चा हम लोग इधर कर लेते हैं। जब गामा रे निकलेगा, ये अल्फा डिके था, ये बीटा डिके, और ये गामा डिके। तो जब भी गामा रे निकलेगी, पार्टिकल मतलब जो आपका एलिमेंट होगा वो नहीं बदलेगा, बस उसका एनर्जी लेवल बदल जाएगा। ठीक है, तो जब जैसे जेड एक्स ए है, ये जेड एक्स ए ही रहेगा।
बट ये हाई एनर्जी रहेगी, यहाँ पे क्या है एनर्जी ज्यादा रहेगी, और यहाँ पे एनर्जी गामा रे के फॉर्म में निकल जाएगी। तो ईएम रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एनर्जी को डाउन कर देगा। ये पार्टिकल इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी गामा रे के फॉर्म में निकल गई है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड है। अल्फा निकलेगा, अल्फा डीके मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, बीटा डीके के लिए मैं बात कर रहा था आपकी, है ना। तो अल्फा निकलेगा तो जेड में 2 से कम हो जाएगा, ए में 4 से कम हो जाएगा। बीटा अगर आपका निकलेगा तो बीटा दो तरह से, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा हो, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा हो। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब एक प्रोटॉन बढ़ेगा, मतलब जेड एक बढ़ जाएगा, है ना। और अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा तो घट जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन घट गया। तो इस तरह से ये देखिए होता है। आगे चर्चा करते हैं इसे सेव करते हुए। ओके, इसके थोड़ा यूनिट की बात करते हैं हम लोग। ओके, यूनिट की चर्चा अगर हम करें तो यूनिट इसकी काफी सारी हो सकती है। जैसे एक यूनिट होती है क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी की, और क्यूरी इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10। तो एक यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट होती है क्यूरी। 1 क्यूरी इज इक्वल टू होता है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10। 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। बट बड़ी यूनिट है ये, इतने सारे डिके। और छोटी यूनिट अगर हम देखें तो इसकी होती है रदरफोर्ड, आरडी। 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होती है। और भी छोटी यूनिट अगर हम देखें तो होती है वैक्यूरल। 1 वैक्यूरल, ठीक है, वैक्यूरल की स्पेलिंग BCQ, चलो यही लिख लेते हैं। 1 वैक्यूरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये 1 वैक्यूरल है, ये छोटी यूनिट है। तो अगर रेडियो एक्टिविटी को देखें तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक सेकंड में इतने डिसइंटीग्रेशन हो रहे होंगे। रदरफोर्ड 10 टू द पावर 6 डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड, 1 वैक्यूरल इज इक्वल टू। तो अगर इसे हम देखें तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 वैक्यूरल, या 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वैक्यूरल। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक बेटा, आगे चर्चा करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज थी, है ना। सेव कर दिया आपके लिए, मांगोगे तो बाद में दे दिया जाएगा। आपका सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा डिके। तो जब अल्फा बीटा या गामा डिके होता है तो ये होता कैसे। अभी तक हमने ये देखा कि अल्फा निकल जाएगा तो एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक या मास नंबर में क्या चेंजेस आएंगे, राइट। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि अल्फा बेसिकली निकला कैसे होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस से निकल रहा है, और न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना इज नॉट अ इजी टास्क। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को निकालना तो इजी होता है, लोएस्ट मोस्ट हाइड्रोजन एटम के लोएस्ट मोस्ट ऑर्बिट में भी अगर इलेक्ट्रॉन है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में वो बाहर आ जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियस से निकालने की बात कर रहे हैं, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके इधर बैठे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है बट प्रोटॉन को निकालना इजी नहीं है। लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अगर आपको प्रोटॉन को निकालना है। तब फिर निकला कैसे होगा भाई, ये अल्फा पार्टिकल कैसे निकला होगा इस न्यूक्लियस से। देखो होता क्या है, अगर हम देखें 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन से मिलके बनता है आपका एक अल्फा पार्टिकल, राइट। लेकिन जब ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अंदर अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं तो मास ऑफ 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन होता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो दोनों के मास में भाई डिफरेंस कैसा, जबकि इससे ही मिलके बना है। तो ये जो डिफरेंस है ना मास का, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है।
जैसे अब अगर हमें इसे तोड़ना है इसमें, तो इससे तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, हमें इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये दो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में टूटेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि एक अल्फा पार्टिकल जो कि आपका 2He4 हम लिखते हैं, जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो होता जब ये बनेगा तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो अल्फा पार्टिकल के मास से ज्यादा होता है। जब ये इसमें कन्वर्ट होते हैं तो मास में लॉस होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और यही एनर्जी जो है इन्हें निकालकर, अल्फा पार्टिकल को निकालकर बाहर लाती है। कुछ एनर्जी इसे कन्वर्ट करने में चली गई और बाकी जितनी भी बची हुई एनर्जी है वो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी और अल्फा पार्टिकल लेके वो उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अल्फा डीके होता है। अब ये प्रोसेस होता क्या है, ये इसके अंदर ही तुरंत हो रहा होता है, जैसे अल्फा पार्टिकल निकल एकदम इंस्टेंटेनियस होते हैं ये सारे प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ही अगर बीटा पार्टिकल निकल रहा हो, अब बीटा पार्टिकल, बीटा पॉजिटिव निकल रहा है नेगेटिव निकल रहा है, उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे मैंने माना एक एक्स जेड ए कन्वर्ट हुआ आपका वाई जेड प्लस 1 ए प्लस बीटा -1 0 प्लस यहां पे एक क्या एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा और इसके साथ ही एनर्जी भी निकलती है आपकी। तो ये इक्वेशन हमारी होती है। अब हुआ क्या इधर बेटा, अगर हम देखें तो यहां पे क्या हुआ, ये जो बीटा बना ये कैसे बना होगा, इसके अंदर एक और प्रोसेस हुआ होगा जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा, क्योंकि अगर Z की वैल्यू बढ़ रही है और Z की वैल्यू डिनोट करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, तो अगर Z की वैल्यू बढ़ी तो इसका मतलब एक प्रोटॉन बढ़ा होगा इसके अंदर, और ये प्रोटॉन कहां से आया होगा, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा। तो कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे 0N1 अगर हम लें तो ये 1H1 बनाएगा प्लस -1 बीटा नॉट प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है प्लस एनर्जी निकलती है आपकी। तो ये प्रोसेस इसके अंदर हो रहा होता है इस रिएक्शन के अंदर। हाँ, अगर आपका ये कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी होता है, तो बीटा पार्टिकल अगर पॉजिटिव निकले तो वहां पे एक जो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। इसके आगे मैंने आपको ये इसके पहले ये सारी चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, तो एक बार उधर आप देख सकते हैं। तो ये कैसे निकल रहे हैं, ये प्रोसेस हो रहा है, उससे एनर्जी जनरेट हो रही है, उस एनर्जी की वजह से जो एनर्जी बची हुई होती है उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। ये चल रहा होता है अंदर। अब अगर हम इसके आगे की चर्चा करें, एक मिनट में चेक कर लूं वीडियो एकदम बढ़िया। तो अब इधर अगर हम देखें बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब गामा के लिए क्या है भाई, गामा के लिए, गामा रे के लिए क्या, या गामा डे के लिए, देखो गामा डे के बेसिकली क्या होता है, ईएम रेडिएशन होता है, ईएम रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब भी गामा रे निकलेगा तो जो एनर्जी ज्यादा होगी इसकी, न्यूक्लियस की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एनर्जी कुछ पार्ट निकल जाएगा, इसमें कोई भी ना तो जेड में चेंज होगा ना ही ए में चेंज होगा, बस इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो गामा डे के इस तरह से आपका हो रहा होगा। जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका, वो है आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। मास एनर्जी इक्विवेलेंस बेसिकली है क्या, देखो मास को अगर एनर्जी में हमें कन्वर्ट करना है, जैसे हमने एएमयू पढ़ा था, क्या पढ़ा हमने, एएमयू, एएमयू इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एएमयू हमें पता है कितना मिला था, याद है ना आपको, अभी चर्चा की थी हमने थोड़ी देर पहले। तो 1 एएमयू इज इक्वल टू, हमें जो मिला था, कितना मास मिला था, याद करो, 1.660656 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये थी वैल्यू आपकी 1 एएमयू की। अब ये अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो, किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो 1 एएमयू जब खर्चा होता है तो 1 एएमयू एनर्जी
एक mu जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा, बेसिक एनर्जी निकालने के लिए हम इक्वेशन का यूज करते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन, E इज इक्वल टू होता है डेल एम सी स्क्वायर। आगे हम पढ़ेंगे इसके। तो 1 AMU जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो इससे कितनी एनर्जी मिलेगी? इससे एनर्जी मिलेगी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1 AMU जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो E इज इक्वल टू, यहां पे अगर हम लिखें 1 AMU इंटू सी स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखो जल्दी से इसे। ओके, हो गया बेटा। चलो भाई फिर आगे देख लेते हैं जल्दी से, इसे सेव करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा सा इधर देख लेना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 565 होता है, 1.660565 इंटू 10⁻⁻27 पॉइंट में रहती वैल्यू, कभी कभी नहीं याद रहता, आप याद रखना 1.660565 इंटू 10⁻⁻27। अब सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है आपका मास डिफेक्ट। क्या होता है मास डिफेक्ट? ध्यान से देखना थोड़ा सा। जैसे कि अगर एक न्यूक्लियस बना है तो न्यूक्लियस किससे बना होगा? न्यूक्लियस बना होगा आपका किससे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो अगर हम प्रोटॉन ले और न्यूट्रॉन ले, दोनों को मिलाते तो न्यूक्लियस बनना चाहिए। तो न्यूक्लियस का मास कितना हमारे अकॉर्डिंग इन जनरल कितना होना चाहिए? जितना इस प्रोटॉन का मास है और जितना न्यूट्रॉन का मास है, दोनों को मिला के ये बन गया। लेकिन एक्चुअल में इस ये जो बनता है ना, तो इसका जो मास होगा बने हुए न्यूक्लियस का, इसका मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो टोटल मास था उससे कम होता है। तो इन दोनों के बीच मास का डिफरेंस आता है। जैसे ये आपके न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन मिलके क्या बनाए? ये आपका न्यूक्लियस बना रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस बना रहे हैं ये। तो इनका जो टोटल मास होगा, इसका मास ज्यादा होगा इसके मास से। तो ये जो मास में डिफरेंस है, यही कहलाता है आपका मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? डेल एम इज इक्वल टू मास डिफेक्ट, तो Z जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z, ये हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इसे अगर हम देखें, इसे सब्ट्रैक्ट कर दें किससे? मास ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का मास है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपका कहलाता है मास डिफेक्ट। ठीक है, और इससे जब अगर हमें एनर्जी निकालनी तो एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, उठा के रख देंगे तो यहां से एनर्जी आ जाएगी हमारी। EMU में आएगी ये वैल्यू, और 1 AMU हमें पता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर एक जितने भी EMU आएगी उसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एनर्जी इजिली मिल जाएगी, हमें जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका, वो है क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कि एक न्यूक्लियन के रिस्पेक्ट में बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। तो अगर हम देखें जो भी मास डिफेक्ट आए उससे हमें टोटल एनर्जी मिलेगी, मतलब न्यूक्लियस को बनने में उतनी एनर्जी लग रही है। तो पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन बेसिकली क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस मतलब विच कहां रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस में रहता है उसे हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस में अभी हम अभी के लिए क्या रह रहा है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या रह रहा है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जितने भी न्यूट्रॉन है, जितने भी प्रोटॉन है, इन्हें हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इनकी टोटल वैल्यू Z के बराबर होती है। Z क्या है? एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो इधर अगर हम चर्चा करें बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की, तो इसे हम E अपॉन ए लिखते हैं, और E की वैल्यू हमने लिखी थी डेल एम सी स्क्वायर बाई ए। तो ये होती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कोई समस्या इसमें? ठीक है, अब हमें ये सारी चीजें तो पढ़ ली हमने, और न्यूक्लियस की हम चर्चा कर रहे हैं।
हम ये भी देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर फोर्सेस भी लग रहे हैं, और हमने अब तक जो फोर्सेस पढ़े हैं वो कौन कौन से फोर्स पढ़े हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस पढ़े हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस पढ़े हैं, इन सारे फोर्सेस की चर्चा की है हमने। तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? आइडियली अगर हम देखें, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जल्दी से। नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे ये है बच्चा आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ओके। इस न्यूक्लियस में क्या रह रहे हैं? न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन। हमने जो देखा है, न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? न्यूट्रल है। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कैसे बैठे हैं? हमने तो ये पढ़ा था कि सेम पार्टिकल या सेम नेचर जिनका होता है वो रिपेल करते हैं, दूर दूर भाग जाना चाहिए इन्हें, बट ये नहीं भाग रहे हैं। चलो इनमें मास भी मान लिया, सर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो गधे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना छोटा होता है? जी की वैल्यू देखो 10⁻⁻11 होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में देखें ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो वो तो कैपेबल है ही नहीं इन्हें बाइंड इकट्ठा करके रखने में, मतलब कुछ और लग रहा है। तो इसके अंदर लगते हैं, इसके अंदर जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। ये किस वजह से जनरेट होते हैं? ये जनरेट होते हैं किसकी वजह से? पाई मेसॉन्स की एक्सचेंज की वजह से। ये एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल है, मे बी आप पहली बार सुन रहे होगे और कुछ बच्चों ने सुना भी होगा। पाई मेसॉन्स बेसिकली क्या होते हैं? ये अंदर न्यूक्लियस के अंदर की अगर हम चर्चा करें तो जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में, और प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं। इवन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी पाई मेसॉन्स का एक्सचेंज करते रहते हैं। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो आपका क्या होगा? नेगेटिव पाई मेसॉन्स निकलेगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में ओहो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा तो इसमें क्या पॉजिटिव पाई मेसॉन्स आ गया तो ये पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव पाई मेसॉन्स आ गया तो न्यूट्रल हो गया। तो ये जो पाई मेसॉन्स होते हैं इनके एक्सचेंज होने की वजह से, इवन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी अगर हम देखें, जैसे न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच पाई नॉट का एक्सचेंज होता रहता है इस तरह से। तो ये एक्सचेंज होने की वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होता है, जैसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। बट समस्या है इसके साथ एक, क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये न्यूक्लियस में ही लग सकता है जब पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस फर्मी रेंज में पहुंच जाए, मतलब 10⁻⁻15। जब उधर पहुंच जाएंगी तभी ये फोर्स लग पाएगा। बड़ी रेंजेस के लिए ये फोर्स नहीं लगता है, जैसे मेरे पास भी है, इस बोर्ड में भी है, न्यूक्लियस तो है ना, एटम से मिलके बने हम, तो यहां नहीं अट्रैक्ट हो रहा होगा ये न्यूक्लियस के अंदर ही लगेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। तो पाई मेसॉन्स की वजह से एक बहुत ही खतरनाक फोर्स जनरेट होता है जो पॉजिटिव पॉजिटिव को भी न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। और ये एक आता है किस वजह से? बाय द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। बात समझ में आ गई? न्यूक्लियर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? पाई मेसॉन्स के एक्सचेंज। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं है, ये दोनों एक्सचेंज होते रहते, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच, सबके बीच लग रहा होगा। और ये बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है। लगेगा किस रेंज में? फर्मी रेंज में, मतलब 10⁻⁻15 मीटर, इसी रेंज में लगेगा। और इसकी रेडियस भी इसी रेंज में होती है, हमने जो पढ़ी है ना। तो इसकी जो रेडियस है वो भी इसी रेंज में आएगी, और इसके अंदर ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच आपस में बहुत ही एक स्ट्रांग फोर्स आ जाएगा, तो ये एक साथ बने रहते हैं, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जल्दी से हम लोग। अरे हो जा, ओ ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। क्या होती है न्यूक्लियर रिएक्शन? अगर आप देखें,
वो रिएक्शन जो न्यूक्लियस की वजह से होती है, ये न्यूक्लियस में होती है, उन्हें हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते थे, जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है। दोस रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस पार्टिसिपेट इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन का कोई ताल्लुक नहीं है, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो दूसरे टाइप की रिएक्शन करते थे। यहाँ पे न्यूक्लियस की जो रिएक्शन होती है उन्हें हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। अब होगा क्या इधर, जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्शन में लिखने जा रहा हूं, जैसे मैंने लिखा A प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका बना B प्लस वाई। अब यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली, अगर आप देखें इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो रहे होंगे और न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे होंगे। तो इस वजह से होता क्या है, जो एलिमेंट है वही बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें ये जो पार्टिकल है ये आपका एक्स पार्टिकल था, इस पे मैंने ए पार्टिकल से क्या किया, बॉम्बेट करा दिया, तो एक नया पार्टिकल बन गया बाई, और ये पार्टिकल उससे निकला एज अ रिएक्शन बाहर की तरफ। ठीक, तो इस तरह से कुछ इक्वेशन होती है, और इस इक्वेशन में अब न्यूक्लियर रिएक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। खैर से दो पार्टिकल में हमने न्यूक्लियर रिएक्शन को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसे अगर हम देखें तो इसे क्या बोलते हैं, ओके, तो अगर हम देखें न्यूक्लियर रिएक्शन में, ये थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको लिख दिया, तो यहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हम देखें तो ये एक पार्टिकल जी है जिसे हम फेंक के मार रहे हैं, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जेटिक पार्टिकल। ठीक है, दूसरा जिस न्यूक्लियस पे मार रहे हैं फेंक के उसे हम बोलते हैं टारगेट न्यूक्लियस। अब इससे होगा क्या, इससे एक नया एलिमेंट बनेगा, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं रेजिडुअल न्यूक्लियस, और पार्टिकल जो बाहर निकलेगा उससे उसे बोलेंगे आउटगोइंग पार्टिकल। तो ये एक तरह की एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर हम देखें तो न्यूक्लियर रिएक्शन को हमने दो कैटेगरी में पढ़ना है। दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, एक होती है कौन सी, बताओ, फिजन और फ्यूजन। एक होती है आपकी फिजन और एक होती है आपकी फ्यूजन। फिजन में क्या होता है, टूटेगा, एक बड़ा न्यूक्लियाई होगा वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट रहा होगा, और फ्यूजन में क्या होगा, छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहा होगा। तो इस तरह से फिजन और फ्यूजन दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन हमें देखनी है। ठीक है, इसे लिख लो, कोई भी समझ में नहीं आता है कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा आपका। नेक्स्ट हमें देखना है जो हमारी रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमने चर्चा की है कि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने यूरेनियम, ये यूरेनियम के काफी आइसोटोप्स होते हैं, ये मैंने यूरेनियम 235 लिया है, 236 भी होता है ना, और भी इसके आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन हमारा ये सूटेबल है इस रिएक्शन के लिए, हमें यही चाहिए। ठीक है, तो अब यूरेनियम एक अगर आप देखो तो इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है, 235। ये काफी हैवी न्यूक्लियस है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन काफी ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो हम इस पे क्या करते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन पार्टिकल से बॉम्बेट कराएंगे इस पर। तो होगा क्या इससे कि ये न्यूक्लियस इसके उसमें जाएगा और ये दोनों मिलके बनाते हैं यूरेनियम 92-236। अब ये जो है ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस में पहले से ही भीड़ थी और भीड़ बढ़ गई इसके जाने से। तो ये रिलेटिवली स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल होता है, फिर ये टूटेगा इसमें, बैरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन और एनर्जी में। तो वेरियम अगर आप देखें तो ये टूटेगा किसमें, वेरियम 56 होता है, एटॉमिक मास नंबर 121, क्रिप्टॉन 36, 92 और 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, जरूरी नहीं यही बने, बट मोस्ट ऑफ द केस में क्या बन रहा है वो देखा जाता है, इसके अलावा और भी बन सकते हैं।
बट ज्यादातर रिएक्शन में मोर देन 60% रिएक्शन में या 70% रिएक्शन में यही बनता है, तो इसलिए हमने ये एग्जाम्पल भी लिया है। न्यूक्लियर फिजन अगर हम देखें, ये फर्दर कैटेगराइज अगर हम देखें तो दो कैटेगरी में की है। एक होती है आपकी कंट्रोल्ड, एक होती है चेन रिएक्शन, और एक होती है कंट्रोल्ड रिएक्शन। आप ये कह सकते हैं ये अनकंट्रोल्ड होती है। कैसी होती है? अगर आप ध्यान से देखें, इस रिएक्शन को स्टार्ट कौन कर रहा है? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन इधर बन रहा है, मतलब एक बार अगर स्टेज स्टार्ट कर दिया तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसके लिए तो ऑलरेडी अवेलेबल है इधर। तो चेन रिएक्शन की अगर हम चर्चा करें, थोड़ी सी इधर बात कर लेते हैं, बात चली है तो चेन रिएक्शन की अगर हम चर्चा करें, जैसे एक न्यूक्लियस था, उसमें क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन आया और यहाँ पे अगेन 3 न्यूट्रॉन बन गए, निकले। कितने निकले? 3, 1 2 3। अगेन ये 3 न्यूक्लियस को, फिर इससे भी 3 निकलेंगे, इससे भी 3 और इससे भी 3, ये न्यूट्रॉन निकले अपने। ठीक है, तो ये आगे फिर से, तो इस तरह से रिएक्शन आप देख रहे हो एकदम से बढ़ जाएगी, तो इसे बोलते हैं चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड एटॉमिक बॉम्ब जो बनाए जाते हैं वो इसी रिएक्शन का रिजल्ट है। हिरोशिमा और नागासाकी जापान में जो गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, वो यही इसी रिएक्शन का रिजल्ट था, अनकंट्रोल्ड। हाँ, इसे अगर हम कंट्रोल कर लें, अब हम क्या करें इसमें, कंट्रोल कैसे करेंगे? ये जो दो न्यूट्रॉन है इसे हमने अलग कर दिया या किसी एब्जॉर्ब करा दिया, कोई मटेरियल से लगा दिया जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है, और एक ही न्यूट्रॉन को आगे बढ़ा दिया, तो अब ये कंट्रोल्ड हो गई। इसका हम यूज करते हैं किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। लाइट, बिजली, ये सब हम बना रहे हैं इसी से। आपने देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर जापान में भूकंप आया था तो टूट गए थे, काफी कंट्रीज में है, इंडिया में भी है। तो कंट्रोल्ड अगर है तो उसका यूज हम अच्छे पर्पस के लिए करते हैं, अनकंट्रोल्ड है तो वो कुछ ना कुछ बुरा ही करेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शन होते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फर्दर दो कैटेगरी होती है इसकी, पहली ये हो गई और दूसरी कंट्रोल्ड होती है। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होती है, बॉम्ब बनाने में यूज होगी आपकी। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जल्दी से। तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। ठीक है, रिएक्शन मैंने आपके लिए लिख दी है, इसे हम प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं। हमारे सन में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इसी रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो आप अगर देखें तो पहले 1H1 1H1 दोनों मिलेंगे, 1H2 प्लस प्रोटियम प्रोटियम मिले, ड्यूटेरियम बनाया, एक बीटा पार्टिकल, एक न्यूट्रिनो और कुछ एनर्जी जनरेट की इन्होंने। ड्यूटेरियम और प्रोटियम फिर से मिले, 2He3 बनाया, एक न्यूट्रॉन निकला और एनर्जी आपकी जनरेट हुई। अब 2He3 प्लस 2He3 ये दोनों मिलके 2He4 बनाएंगे और उसके अलावा दो प्रोटियम फिर से निकलेंगे और आपकी एनर्जी निकलेगी। तो इस पूरी रिएक्शन को अगर हम देखें तो 4 प्रोटियम ने एक हीलियम बनाया, 2 बीटा पार्टिकल, 2 न्यूट्रिनो निकले और काफी सारी एनर्जी निकली। इस रिएक्शन को आपको एज इट इज याद रखना है, ये न्यूक्लियर फिजन, छोटे पार्टिकल मिलके एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं और काफी सारी एनर्जी निकल रही है। एनर्जी कहां से निकल रही है? मास लॉस होगा, ठीक है, वही एनर्जी में कन्वर्ट होगा और आपकी ये मतलब रिएक्शन आपको मिल जाएगी। तो हमारे सन का जो एनर्जी का सोर्स है वो यही रिएक्शन है। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूजन अगर हम देखें तो अभी हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, है बहुत अच्छा क्लीन मेथड है एनर्जी प्रोडक्शन का, क्योंकि अगर आप फ्यूजन देखेंगे तो वहां पे रेडियो एक्टिव क्या बोलते हैं गार्बेज काफी जनरेट होता है, उसे डिस्पोज करने में हालत खराब हो जाती है गवर्नमेंट की। इसलिए अभी उस टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है पर उतना ज़्यादा हम उसे नहीं ला सकते क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के लिए, नेचर के लिए और ह्यूमंस के लिए सही नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन में आपका अगर आप देखें तो जो भी जनरेट होगा वो काफ़ी सेफ है नेचर के हिसाब से, बट अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसे हम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बना पाए। ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए
सावधान रहें, सतर्क रहें और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।